मित्सुई डायरीज में आप सबका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को बेड के नीचे छिपा हुआ देखते हैं। इसका नाम मित्सुई है, लेकिन यहाँ वो इस बेड के नीचे अजीब ढंग से क्यों छिपा हुआ है, ये बात हमें समझ नहीं आती। उस कमरे में हम एक महिला को भी देख पाते हैं। शायद ये शख्स उस महिला के गैर जानकारी में उसके बेड के नीचे छिपा हुआ है। सवाल ये था कि आखिर ये शख्स है कौन और यहाँ क्यों छिपा हुआ है। ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में उठते हैं। यहाँ इतना तो पता चलता है कि मित्सुई उस महिला को स्पाई कर रहा है। थोड़ी देर बाद उस महिला के साथ एक शख्स कमरे में आया और वहाँ दोनों के बीच काम संबंध निर्मित होना शुरू हो गया। लड़की की चीख की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, मानो जैसे वो काफ़ी पीड़ा में हो। लेकिन मित्सुई अब भी उसी बेड के नीचे सोया हुआ उन चीखों को एंजॉय करता हुआ मालूम पड़ता है। दो लोग जिस बेड पर संबंध बना रहे हों उसी के नीचे एक अनजान शख्स छिपा हुआ है। ये सब काफ़ी अजीब लगता है। यहाँ से कहानी पास्ट में चली गई। मित्सुई का बचपन कोई सामान्य बचपन नहीं था। कैसा लगे जब कोई बच्चा स्कूल जाए और कोई उससे बात भी ना करे, ना कोई दोस्त ना कोई साथी, बस एक अकेलापन। बिल्कुल ऐसा ही मित्सुई का बचपन था। क्लासरूम की ग्रुप फोटो में भी सभी बच्चे साथ होते, सिर्फ वो नहीं होता। दूर खड़े होकर सभी को देखता और सबसे अजीब बात कि किसी को कभी उसकी कमी भी महसूस नहीं होती। क्लासरूम में भी सभी आपस में मजाक मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मित्सुई सबसे अलग, खामोश, अपनी ही दुनिया में खोया रहता, मानो जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। कहानी प्रेजेंट में आ गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मित्सुई अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में जाने लगा। हमें उसकी कहानी समझने के लिए वक्त में कुछ साल पीछे जाना होगा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। स्कूल बीत चुका, अब मित्सुई कॉलेज जाने लगा था, लेकिन अब भी सब कुछ वैसा ही है। वो किसी से बात भी नहीं करता। एक दिन कॉलेज में लेक्चर के दौरान एक अजीब घटना घटी। पीछे बैठी एक लड़की ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, जो कि उसके स्कूल में साथ ही पढ़ती थी, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई। उस लड़की का नाम चिहिरो है। आज मित्सुई की दुनिया एकदम से बदल गई। पहली बार किसी लड़की ने उसे नाम से पुकारा, मानो जैसे उसके जीवन का सूरज आज ही उगा हो। चिहिरो बेहद ही खूबसूरत थी और उसके चेहरे की हंसी मित्सुई को उसकी तरफ आकर्षित करने लगी, जैसे वो खुली आंख से सपना देख रहा हो। कॉलेज छूटने के बाद उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चिहिरो उसके साथ कॉफ़ी पर आएगी, लेकिन चिहिरो ने बिना वक्त गवाए उसे हाँ कर दिया। वो रास्ते भर उसे ही देखता रहा। उसकी खुशबू और उसकी आंखें मानो सर से लेकर पैर तक उसे बड़ी ही फुर्सत से तराशा गया हो। कॉफी शॉप में पहुंचते ही चिहिरो उसे अपनी हॉबीज के बारे में बताने लगी कि आखिर उसे कौन सी चीजें पसंद है और कौन सी नहीं। यहाँ मित्सुई ने खुद को बिल्कुल अलग ही छोर पर खड़ा पाया, जैसे दोनों अलग अलग दुनिया में जी रहे हों। चिहिरो बोलते बोलते अचानक से रुक गई। उसे ख्याल आया कि उसने तो मित्सुई को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मित्सुई ने बताया कि उसे मछलियां पालने का शौक है। उसने कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसे कुछ मछलियां लाकर दे सकता है। चिहिरो ने उसे अगले हफ्ते अपने अपार्टमेंट में मिलने बुलाया। यहाँ घर पर वो कैलेंडर के दिन गिनने लगा। हम देखते हैं वो दिन आ ही गया। चेहरे पर खुशी और हाथों में छोटा सा फिश टैंक लेकर वो उसके घर के बाहर पहुंचा। चिहिरो से मिलने की खुशी चेहरे पर साफ दिखाई देती है। कहानी प्रेजेंट में आ गई। हम उसे अपने अपार्टमेंट में बैठा देखते हैं। यहाँ हमें पता नहीं चल पाता कि आखिर वो उस दिन चिहिरो से मिल पाया था या नहीं, लेकिन साल गुजर चुके हैं। अब वो 30 साल का हो चुका है। आज तक मित्सुई वही कॉफ़ी पीता है जो चिहिरो को सबसे ज़्यादा पसंद थी। आज भी वो उसे याद करता है। वो उसके मुंह से फिर से एक बार अपना नाम सुनना चाहता है, लेकिन इतने सालों से चिहिरो की कोई खबर नहीं, मानो जैसे सब कुछ खुली आंख से देखा गया सपना हो। उसने फैसला किया कि वो दोबारा से उसकी तलाश करेगा, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका ख्याल मित्सुई के मन से नहीं जा रहा। किसी तरह उसने चिहिरो का पता लगा ही लिया, जो दूसरे शहर में रहती है। 6 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी, लेकिन मित्सुई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो चिहिरो की बस एक झलक भर मिल जाए, उतना ही काफ़ी है। लेकिन जो इंसान 11 साल से उसे भूल नहीं पाया, क्या उसे बस एक झलक भर चाहिए या कुछ और? आखिरकार वो उसके पते पर पहुंच ही गया, पर शायद अब वो उसे पहचाने भी ना, क्योंकि इस गुजरे वक्त ने यादों की तस्वीर धुंधली कर दी होगी। 11 साल एक लंबा वक्त होता है और उनके बीच कोई खास गहरी दोस्ती नहीं थी, बस एक छोटी सी मुलाकात थी। मित्सुई घर के बाहर ही खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो दरवाजे पर जाकर नॉक करके अपना परिचय दे, लेकिन सब्र का इम्तिहान खत्म हुआ। चिहिरो बाहर आई, लेकिन वक्त की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, शरीर सूख कर कांटा बन चुका है, मानो जैसे एक जिंदा लाश चल रही हो। पास से ही गुजर गई, लेकिन उसने मित्सुई की तरफ देखा भी नहीं। शायद देखती तो भी नहीं पहचान पाती, क्योंकि चिहिरो की उससे कोई खास यादें नहीं जुड़ी थी। मित्सुई कुछ समझ ही नहीं पाया। एक वक्त पहले चिहिरो की जो महक उसे मदहोश करती थी, लेकिन आज वो करीब से गुजर गई, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन किसी इंसान में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाना, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। उसने पास ही एक 2 फ्लोर का रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया, जिसकी खिड़की से चिहिरो का घर साफ दिखाई देता था। उसने ग्राउंड फ्लोर पर एक एक्वेरियम शॉप खोल लिया, जिससे ये पता चलता है कि अब वो यहीं रहने वाला है। उसने चिहिरो की बड़ी सी तस्वीर अपने घर में लगा ली। ये 11 साल पुरानी चिहिरो की कॉलेज वाली तस्वीर थी। वो बाहर से एक मैनीक्विन घर में ले आया।
उसे बिल्कुल चेहरों वाले कपड़े पहनाए और बिल्कुल वैसा ही विग लगाया जैसे बाल चेहरों के कॉलेज में थे, और आखिरी में उसने उस पर परफ्यूम छिड़का। ये वही फ्रेगनेंस है जो वो 11 साल पहले इस्तेमाल किया करती थी। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस करने लगा जैसे वो उसके सामने खड़ी हो, और उसने दोबारा से महसूस किया जैसे उसने उसका नाम पुकारा हो, मिस सुई। लेकिन ये सब कुछ हमें एक पागलपन सा लगता है। यहाँ पास्ट में उस दिन की एक झलक भी हमें दिखाई देती है जिस दिन वो फिश टैंक लेकर उससे मिलने गया था, और वहाँ उससे मिला भी। वहाँ बस वो उसकी खूबसूरती को निहारता रहा, लेकिन ये मुलाकात बहुत छोटी सी थी। कहानी प्रेजेंट में आ गई। वो कैमरा से दिन भर उसके घर पर नजर रखने लगा। तभी उसने घर में एक बच्ची को देखा जो लगभग 3 से 4 महीने की होगी। सुबह से लेकर शाम हो जाती वो चेहरों के हर एक मोमेंट पर नजर बनाए रखता। रात जब वो नहा कर निकली तो उसने चेहरों को पहली दफा बिना कपड़ों के देखा, और उसने उसी अवस्था में उसकी कई तस्वीरें कैप्चर कर ली। उसके बाद उसने फिर से उस मैनिक्विन पर परफ्यूम स्प्रे किया और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो गया। उसकी ये सारी हरकतें हमें किसी भी तरह से एक स्वस्थ मन के लक्षण नहीं लगते। रात जब वो निगरानी पर था तभी उसका पति काम से घर पर आया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जैसा कि एक परिवार में होता है। चेरों ने खाना लगाया और दोनों डिनर के लिए बैठ गए, लेकिन उसके पति ने जूस चेरों के मुंह पर फेंक दिया और उसे फ्लोर पर धक्का देकर जानवरों की तरफ पीटने लगा। सब कुछ देख मिस सुई एकदम से हिल गया। काफ़ी बातें यहाँ साफ हो गई। चेहरों के बदलाव के पीछे की असल वजह भी उसे पता लग गई। इतना प्रताड़ित होने के बाद उसकी पहचान और उसकी चीख इस घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई। मिस्सुई सोचने लगा कि चाहे जो भी हो, पर चेहरों जैसी लड़की ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। मिस्सुई ने डिसाइड किया कि वो उसे फ्लावर्स भेजेगा ताकि उसे थोड़ी खुशी मिल सके। लेकिन फ्लावर्स भेजते वक्त मिस्सुई ने अपनी पहचान को छिपा कर रखा। दूसरे दिन उसने घर के बाहर फ्लावर्स रख दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद चेहरों ने वो फ्लावर कचरे के ढेर में फेंक दिए। मिस्सुई अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसे लगा शायद उसके ऐसा करने के पीछे उसके कोई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। हमें एक झलक मिस्सुई के बचपन की दिखाई जाती है, जहां वो फिशेस को निकालकर उन्हें कमोड में फ्लश कर देता। वो सिर्फ स्वस्थ फिशेस को ही टैंक में रखता, जो कि काफ़ी अजीब था। हम देखते हैं एक दिन उसकी शॉप में चेहरो आई। उसे फिश टैंक खरीदना था, लेकिन वो मिस्सुई को पहचान नहीं पाई। यहाँ टैंक खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मिस्सुई ने उसे टैंक फ्री में दे दिया। उसने बताया कि ये स्टोर ओपनिंग इवेंट है, जिस वजह से वो कस्टमर्स को फ्री फिश टैंक ऑफर कर रहा है। चेरो भी खुश हो गई। वो फिश टैंक लेकर उसके घर गया। आज उसे वो मौका मिल ही गया जिसकी वो तलाश में बहुत पहले से था। उसने घर में टैंक सेटअप किया। चेरो बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। मिस्सुई को उसकी याद आ गई जब वो पहली बार टैंक लेकर उसके अपार्टमेंट में गया था, लेकिन वो चेरो इससे बिल्कुल अलग थी। चेरो ने भीतर से उसे कुछ फल ला कर दिए। पहली बार उसने मिस्सुई के हाथों को छुआ। छूते ही ऐसा लगा मानो जैसे एक चिंगारी से आग भड़क उठी हो। उसने मौका देख घर की चाबी उठा ली और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाकर उसी दिन उसके घर में वापस रख दिया, ताकि किसी को उस पर शक न हो। हम देखते हैं वो फिर से उसे फ्लावर्स भेजने लगा, लेकिन हर बार वो अपनी पहचान को छिपा कर रखता। उसने बड़ी चालाकी के साथ उसके पति के लाइटर में माइक्रोफोन छिपा दिया ताकि वो रात बेडरूम में होने वाली हलचल को आसानी से सुन सके। रात कमरे के अंदर का नज़ारा देख हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चेरो का पति उसे मेंटली ही नहीं बल्कि सेक्सुअली भी असॉल्ट करता है। शरीर के कई हिस्सों पर गहरे चोट के निशान हम देख पाते हैं। मिस्सुई अपने कमरे में बैठा चेरो की डरी सहमी आवाज़ को माइक्रोफोन के जरिए सुन पा रहा था। यहाँ मिस्सुई का किरदार हमारे मन में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। समझ नहीं आता कि आखिर उसे चेहरों के लिए दुख हो रहा है या वो बस अपनी वासना को तृप्त कर रहा है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर उसे दिन रात सुनता। किसी की चीख और तकलीफ को दिन रात सुनना, जैसे वो चीखें उसे सुकून पहुंचा रही हों, जो किसी भी तरह से ठीक मालूम नहीं पड़ता। जब चेरो घर से बाहर जाती तो मिस्सुई उसके घर के अंदर चला जाता और उसके टैंक को क्लीन कर नई फिशेस डाल देता। साथ ही उस माइक्रोफोन की बैटरी भी चेंज कर देता। लेकिन आज वो उस बेड की तरफ ध्यान से देखने लगा। यही वो कमरा है जहां हर रात उसकी चीख गूंजती है। वो उस बिस्तर को स्मेल करने लगा। यहाँ बात साफ हो जाती है कि उसे चेहरों से कोई हमदर्दी नहीं। मिस्सुई के भीतर बस वासना की आग और चेहरों के लिए एक आकर्षण है जो उसे उसके करीब आने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आज घर से निकलने में उसे देर हो गई। तभी चेहरों घर में आ गई। उसे महसूस हुआ कि शायद घर में कोई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो वहीं चक्कर खाकर गिर गई और मौका देख मिस्सुई वहां से निकल गया। आज चेहरों फिर से उसकी स्टोर आई, सिर्फ उसे धन्यवाद देने, क्योंकि उसकी दी हुई फिशेस उसे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने फिश टैंक अपने पास रखा हो। ये सुनते ही मिस्सुई सवालों भरी नजर से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि ये दूसरी दफा है जब चेहरों को किसी ने फिश टैंक दिया हो, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाई। मिस्सुई ने उसे उसकी पसंद की कॉफी ऑफर करी, जहाँ उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई जब वो उसे पहली और आखिरी बार कॉफी शॉप ले गया था। यहाँ मिस्सुई ने फैसला किया कि अब वो चेहरों से दूर नहीं जा सकता। अब वो हर पल उसके करीब रहना चाहता है। दूसरे दिन जब वो घर से बाहर गई तो मिस्सुई ने अपना बैग लिया और जाकर उसके बेड के नीचे छिप गया। ये देख हम समझ जाते हैं कि मिस्सुई का चेहरों के लिए पागलपन अपनी सारी हदें पार कर रहा है।
रात कमरे में फिर से वही माहौल। कमरे में चेहरों की चीख गूंज रही है और बेड के नीचे छिपा मिस सुई उन चीखों को सुन रहा है। ये वही दृश्य है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब वो घर में ही रहकर उस पर छिपकर नजर रखने लगा, लेकिन तभी उसके पति ने मिस सुई द्वारा भेजा गया फूलों का गुलदस्ता देख लिया जिस पर कोई नाम नहीं था। उसने चेहरों को कमरे में बुलाया, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि आखिर उसे ये कौन भेजता है। इतना सुनते ही उसने उसे मारना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरह से मारता है कि बेड के नीचे छिपे हुए मिस सुई ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो मना करती रही कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वो उसे मारता रहा। चीखें तेज होती रहीं। मिस सुई को एहसास हुआ कि उसने फूल भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो सोचने लगा कि बस किसी तरह से ये सब कुछ शांत हो जाए। रात जब चेहरों का पति कमरे में सो रहा था तो मिस सुई बेड के नीचे से निकला और वॉशरूम में गया, जहाँ चेहरों बाथ टब में बेहोश पड़ी थी। मिस सुई ने उसे बाहर निकाला और उसके ठंडे शरीर को गर्म करने लगा। चेहरों एक दिन डॉक्टर के पास गई। उसने बताया कि उसे महसूस होता है कि उसके घर में कोई और भी रहता है, लेकिन डॉक्टर को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने इसे चेहरों का मानसिक भ्रम बता दिया और दुनिया भर की दवाइयां उसे खाने के लिए दे दी। उसे भी लगने लगा कि शायद ये उसके पति द्वारा की गई हिंसा की वजह से हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम नहीं हो सकता। वो कमरे में गई और रोते हुए कहने लगी कि अगर उसे कोई सुन पा रहा है तो उसकी मदद करे। यहाँ हम मिस सुई को अपने कमरे में सोया हुआ देखते हैं, जहाँ हमें माइक्रोफोन की आवाज़ सुनाई देती। यहाँ वो सपना देख रहा होता है। कॉलेज के वक्त जब वो चेहरों से मिलने उसके अपार्टमेंट गया था तो वहाँ पहले से उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था। चेहरों के चेहरे पर कई चोट के निशान थे। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड मिस सुई को अंदर घसीटकर उसे भी मारने लगा। उसके बाद मिस सुई ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया और वहाँ चेहरों उससे इम्प्रेस होकर उसके साथ संबंध बनाने लगी। लेकिन नींद टूटी तो पता चला कि ये सब सिर्फ एक सपना था, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। यहाँ उसने फैसला किया कि अब वो चेहरों की इस नर्क से निकलने में मदद करेगा। उसने एक शॉक डिवाइस भी खरीद लिया। यहाँ हम चेहरों को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो काफ़ी डरी हुई मालूम पड़ती है। शाम वो पति के साथ डिनर पर बैठी थी। तभी चेहरों ने अपने घर वापस जाने का जिक्र किया, क्योंकि उसके पिता की हालत नाजुक है और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन यहाँ उसने साफ मना कर दिया कि वो अपने घर नहीं जा सकती। इस बात पर चेहरों ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और उस पर चिल्लाने लगी। इतने में उसके पति ने उसके हाथ में फॉग घुसा दिया और उसे जानवरों की तरह मारने लगा। उसी घर में पर्दे के पीछे छिपा मिस सुई उसे शॉक देने गया, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया और पीछे हट गया। वो चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। रात वो घर पर गया और रो कर उसकी तस्वीर से माफ़ी मांगने लगा कि आज वो उसे नहीं बचा पाया। उसने खुद को ही सजा देने के लिए अपने गले पर शॉक मशीन लगा दी, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह उसे होश आया तो उसने बाहर से कुछ आवाज़ें सुनी। वो भागकर अपने कमरे में गया और अपने कैमरा से उसके घर की तरफ देखने लगा। हम देखते हैं चेहरों घर छोड़कर जा रही है। ये देख मिस सुई काफ़ी डर गया कि अगर वो यहाँ से चली गई तो फिर से अकेला हो जाएगा, लेकिन चेहरों जल्द से जल्द इस नर्क को छोड़ देना चाहती है। उसने गाड़ी में बैठ सिगरेट जलाई और गाड़ी लेकर वहाँ से चली गई। ये देख मिस सुई उसके पीछे भागने लगा ताकि वो किसी तरह से उसे रोक पाए, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। हम देखते हैं उसी इलाके में एक स्टोर मैनेजर की हत्या हुई है। उसकी हत्या एक लड़के ने की थी जो कि फिश खरीदने मिस सुई के स्टोर पर आया करता था, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करने लगी। मिस सुई ने बताया कि वो लड़का सिर्फ 2 बार स्टोर पर आया होगा और इस दौरान उससे कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। आगे हम कमरे में उसे अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। उसे याद आने लगा बचपन का वो दिन जब उसके पिता उसे कार में अकेला छोड़कर सामान लेने चले गए थे और तेज गर्मी की वजह से वो उसी कार में बेहोश हो गया था। पता चलता है कि माँ के गुजरने के बाद उसके पिता ने उसे वक्त ही नहीं दिया और ना ही उसका ख्याल रखा। शायद यही अकेलापन उसे हर कहीं मिला, फिर चाहे वो स्कूल हो या घर। लेकिन पहली बार जब कॉलेज में चेहरों ने उसका नाम पुकारा तो उसे एक अपनापन सा लगा। यहाँ कुछ बातों से पर्दा हट जाता है। जैसे 11 साल पहले कॉलेज में वो चेहरों के साथ कॉफ़ी पीने गया था और वहाँ उसने मिस सुई को फिश टैंक लेकर नेक्स्ट वीक अपने अपार्टमेंट में बुलाया था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब उसने फ़ोन किया तो चेहरों ने फिश टैंक लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो फिशेस की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर सकती। तो यहाँ हमें पता चलता है कि चेहरों और मिस सुई का साथ बस कॉफ़ी पीने तक ही था। उसके बाद वो कभी मिले ही नहीं। उसके बाद की कहानी सब कुछ मिस सुई की अपनी बनाई हुई इमेजिनेशन थी कि वो उस दिन फिश टैंक लेकर उससे मिला था। उसके बाद की कहानी सब कुछ मिस सुई की अपनी बनाई हुई इमेजिनेशन थी और उस वक्त चेहरों किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और इस बात का मिस सुई को भी अच्छी तरह से पता था। इसलिए शायद जब उसने मिस सुई को पहली बार देखा तो उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि एक छोटी सी मुलाकात, वो भी 11 साल पहले, नाम और शक्ल याद रख पाना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ मिस सुई अपने घर की सभी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगा। अब उसे चेहरों से नफरत सी होने लगी। उसका ये बदलता स्वभाव काफ़ी अजीब लगता है। कभी वो चेहरों पर तरस खाकर उसे बचाना चाहता है तो कभी वो उससे बेइंतहा नफरत करने लगता है। ये कोई प्रेम नहीं था, बस एक आकर्षण था जो चेहरों के करीब जाने के लिए उसे मजबूर करता है। यहाँ चेहरों को हम हॉस्पिटल में बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसकी नज़र लाइटर पर पड़ी जो नीचे गिरने की वजह से खुल गई और उसमें उसने माइक्रोफोन देखा
जिसे देखने के बाद मामला साफ हो गया कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। घर में कोई छिपकर आता जाता था और उस पर नज़र बनाए रखता था। तभी उसका पति वहाँ आ गया और अपने साथ उसे घर वापस ले गया। वहाँ ले जाकर वो उसे मारने लगा, लेकिन आज वो उसे जान से मार देना चाहता है क्योंकि चेहरों ने उससे अलग होने का मन बना लिया था। लेकिन उसका पति ये नहीं चाहता था कि वो घर छोड़कर कहीं और जाए, इसलिए वो नाइफ लेकर जैसे ही उस पर हमला करने गया वैसे ही मित्सुई ने आकर उसे शॉक दे दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। यहाँ चीरो उसे पहचान गई कि ये वही एक्वेरियम शॉप वाला शख्स है जिससे वो कई बार मिली, लेकिन कभी उसे उस पर शक ही नहीं हुआ। वजह पूछने पर मित्सुई ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप खड़ा देखता रहा, क्योंकि बताता भी क्या कि 11 साल पहले उसने उसके साथ कॉफ़ी पी थी और उसके लिए उसने इतना कुछ कर दिया। तभी उसके पति को होश आने लगा। चीरो उसका गला दबाने लगी, लेकिन मित्सुई ने बिना कुछ कहे उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी ताकि चीरो को जेल ना जाना पड़े, क्योंकि मित्सुई का इस दुनिया में होना या ना होना एक जैसा है। वो तो 30 साल की उम्र तक गुमनामी की ज़िंदगी जीता रहा। अगर वो ना भी रहा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में जाकर अपना कन्फेशन दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। यहाँ चीरो उसके कमरे में गई जहाँ सभी तस्वीरें बिखरी हुई थी। उसमें से एक तस्वीर उसके कॉलेज के आखिरी दिनों की थी जिसमें मित्सुई भी था। यहाँ उसे सब कुछ याद आ गया, वो छोटी सी मुलाकात और सब कुछ। वो पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर उसे ध्यान से देखने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहाँ उसने मित्सुई का नाम पुकारा। अपना नाम सुनते ही मित्सुई अंदर से टूट गया और अपने आंसुओं को बहने से रोकने लगा, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।